एक गैर जमहूरी हम रास्ते पे चले गए, एक ज़मीरों की मंडी लगाकर 156 सीटों वाले प्राइम मिनिस्टर को, वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया, 84 सीटों वाले को वज़ीर आज़म बना दिया गया। उस गलती को और ज़्यादा दोहरा किया जा रहा है। अब मामला जो है वो सियासत से और मईशत से आगे निकल गया। अब तो कौमी सलामती का मामला, खतरात खड़े हो गए जहाँ पर वो इस वक्त लेकर आ गए मुल्क को। लेकिन अगर सारा मलबा गिर रहा है, अगर कर रहे हैं तो अपने इदारे के साथ कोई वफादारी नहीं है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि अपने इदारे की साख के लिए जो कर रहा है उसके हाथ रोकने भी चाहिए। जो आपके साथ इंटरनेट की और डिजिटल कंपनीज काम करती हैं वो कह रही है कि पाकिस्तान के साथ वो राब्ता ख़त्म करने वाले हैं। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि इस वक्त जहाँ पे ये आ गए हैं, एक IMF का प्रोग्राम, जिस तरीके का नॉर्मल एक IMF प्रोग्राम आता है, उससे भी, उसके बावजूद भी खुदा ना खास्ता शायद हम डिफॉल्ट से नहीं बच सकेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बोल न्यूज देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से असद उमर साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। हमने जब पिछली मरतबा इंटरव्यू में बातचीत की थी तो आपने कहा था कि उम्मीद है कि कुछ हालात बेहतर होंगे और कुछ अक्ल से काम लिया जाएगा, और आपको लगता था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत कुछ शायद सीख लिया होगा, और उम्मीद आप ये कर रहे थे कि वो कुछ नहीं होगा जो माजी में होता रहा है। क्या, मेरा पहला सवाल ही वहां से है कि क्या आपको लगता है कि आपको उम्मीद आपकी ठीक थी या अब मायूसी हो रही है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल पिछले चंद हफ्तों से जो डेवलप हो रही है, ख़ास तौर पे पिछले एक हफ्ते से, उसके अंदर तो लगता ये है कि जो पहले गलती हो गई थी, एक गैर जमहूरी हम रास्ते पे चले गए, एक ज़मीरों की मंडी लगाकर एक बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए एक जमहूरी प्रोसेस में मुदाखलत की गई, 156 सीटों वाले प्राइम मिनिस्टर को, वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया, 84 सीटों वाले को वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो उस गलती का जो नतीजा है उससे वहाँ से निकलेंगे। लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है कि उस गलती को और ज़्यादा दोहरा किया जा रहा है, और जिस किस्म के ख़ास तौर पे जो इलेक्शन की तारीख ना दे के जो किया जा रहा है, और जिस किस्म के अब बयानात जो हैं PDM से आने शुरू हो गए, सूबाई इलेक्शन जो 2 असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, अब तो सीधा सीधा आइन से बगावत की बातें हो रही हैं। जिस तरह का ऑपरेशन फवाद चौधरी पे हुआ है गिरफ्तारी के लिए, आपको लगता है कि ये ऑपरेशन एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई और पाकिस्तान में कोई भी इतना ताकतवर है कि इस लेवल का ऑपरेशन करवाए किसी सियासी लीडर की गिरफ्तारी के लिए कि अदालत का हुक्म भी खातिर में ना लाया जाए, और उसको भगाकर जो है वो जिस तरह इस्लामाबाद पहुंचाया गया, तमाम रुकावटें दूर की गई, आधी रात को कैसे छलांगे मार के वहां पे छापा मारा गया, इन सारी चीजों का जो डिजाइन है वो, ये सारा कुछ आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर इस नौयत की गिरफ्तारी हो सकती है? कोई और भी इतना ताकतवर आ गया इस मुल्क में? अच्छा, ये जो है जो आप कह रहे हैं वो ज़्यादातर लोगों का यही तज्जिया है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं करवा रही, और अगर ये करवा रहे हैं, तो ये अजीबो गरीब आप देखें सूरत हाल। उससे कोई 2 दिन पहले का इंटरव्यू है फवाद चौधरी का, जिसके अंदर वो कह रहा है कि जी 50% चीज़ें जो हैं नए आर्मी चीफ आने के बाद जो हैं बेहतर हो गई हैं। तो वो बड़ी कोशिश कर रहा है कि एक बेहतर माहौल पैदा किया जाए, और इस्टेब्लिशमेंट का जो है और अवाम का जो है वो आपस के अंदर जो एक खलीज सी नज़र आती है उसको कम किया जाए। 2 दिन के बाद उसके खिलाफ ये ऑपरेशन हो जाता है। तो तमाम लोग जो हैं वो तज्जिया जो करते हैं, जो सियासत देते हैं, आजकल तो बच्चा जो है वो सियासत समझ गया है, वो अपने फ़ोन के ऊपर सब कुछ देख लेता है। सब लोगों का तज्जिया वही है जो आपका है। तो अगर नहीं करवा रहे तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी वजाहत भी की जाए, इसके अंदर कोई मुदाखलत भी की जाए, क्योंकि जो ख़ास तौर पे मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट, उसके बाद जो तस्वीर आ गई खाना काबा की, उसके बाद लोगों के दिमाग में वो सच है नहीं है, ये तो अल्लाह जानता है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन लोगों के जहन के अंदर ये बिल्कुल नक्श होता चला जा रहा है कि नहीं जी, ये तो सब पीछे वही हो रहा है।
तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर ख़ास तौर पे अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं इस पॉलिसी पे चलना चाहती, जो उनका ऐलान है कि हम नहीं चलना चाहते, तो बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त वो अपने इदारे की जो साख है उसके लिए वजाहत भी करें, और अगर उनके नाम के पीछे छुप के कोई और कर रहा है तो फिर उसके ऊपर भी कुछ दस्तरस होनी चाहिए। देखिए असद उमर साहब, इसी सिस्टम में आप भी रहते हैं और यहीं पे हम भी रहते हैं। अगर कोई और कर रहा है तो वो ऐसे कर नहीं सकता। असद उमर साहब, आपने भी बड़ी कोशिश की है करने की। जब आपका अपना दौरे हुकूमत था तो आप करना चाहते भी थे, कोई कसूरवार भी था तो आप नहीं कर पाते थे। ये निज़ाम रिस्पॉन्ड नहीं करता जब तक कि इस निज़ाम को ऑर्डर एस्टेब्लिशमेंट का ना आए। यानी मुझे तो बड़ा क्लियरली ऐसा लगता है कि जिस लेवल की कार्रवाइयां हैं, ये कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती, खासतौर पे ऐसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो बैसाखियों पे खड़ी है और कभी भी गिर सकती है और उनके दोबारा आने का इम्कान भी नहीं है। वही, और बिल्कुल आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि कमज़ोर भी है, एक उमूमी तासुर जो है, और बहुत दफ़ा वजूहात भी बता चुके हैं कि क्यों तासुर है लोगों के जहन में कि वो जो गवर्नमेंट आई थी उस गवर्नमेंट के आने के अंदर भी जो है वो सपोर्ट मौजूद थी। उसके बाद इंतहाई कमज़ोर सूरत हाल के अंदर जाके मैं हमेशा जो है ना वो अगले को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट जो कहते हैं ना अंग्रेजी के अंदर, वो ज़रूर देता हूँ कि शायद ये इतने डेस्परेट, उनको नजर आ रहा है ना, खात्मा उनको सामने नजर आ रहा है, उनको पता है कि मुल्क को किस तबाही के अंदर लेके चले गए हैं कि अब मामला जो है वो सियासत से और मईशत से आगे निकल गया। अब तो कौमी सलामती का मामला खतरात खड़े हो गए जहां पर वो इस वक्त लेकर आ गए मुल्क को। तो हो सकता है डेस्परेशन के अंदर वो कर रहे हो, लेकिन अगर सारा मलबा गिर रहा है, अगर कर रहे हैं तो अपने इदारे के साथ कोई वफादारी नहीं है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि अपने इदारे की साख के लिए जो कर रहा है उसके हाथ रोकने भी चाहिए और बड़ी वाज़ेह तरीके से मौक़िफ़ भी सामने आना चाहिए। सीधे एक्चुअली तो मुल्क का मामला है ना असद उमर साहब, मुल्क का मामला है। इदारा क्या बेचता है मुल्क के आगे? इदारा कुछ भी नहीं है, मुल्क है तो इदारे हैं सारे के सारे। और ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, किसी इदारे की इज्जत या उसका एहतराम। एक्चुअली तो पाकिस्तान है जिसकी वजह से हम सब हैं। सर, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से आप लोगों को कितना फायदा हुआ? देखिए, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से तहरीक इंसाफ को वक्ती तौर पे ये तो बिल्कुल सही है, हमारी बहुत मौसर आवाज़ है, मीडिया को हैंडल करता है और एक टिका के ये जो है इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उसको वो उसका मुकाबला करता है, और सच्ची बात है उसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता है दूसरी साइड के ऊपर। तो उस लिहाज से तो वक्ती तौर पे अगर आप देखें तो हमें बिल्कुल नुकसान है उसके ना होने का। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान का बयानिया जिस तरीके से पाकिस्तान में छाया हुआ है उसमें इजाफा हुआ है, और लोगों को वही जो नज़र आ रहा है ना कि जो हो रहा है ये जमहूरियत नहीं है, ये आइन नहीं है, ये कानून नहीं है, ये मावराए आइन मावराए कानून मुल्क चल रहा है, जमहूरियत जो है वो नज़र नहीं आ रही। उसके उस बयानिए को मज़ीद तक़वियत मिली है, और मेरा दोस्त फवाद चौधरी जो है उसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा कराया है। वो अगर वो 6 फुट का था इससे पहले तो वो 12 फुट का हो गया। ठीक है, अब ये तो फवाद चौधरी साहब का, यानी वो जितना वो उनको अंदर डाला था उससे बड़े होके बाहर आ गए हैं। और यहाँ पे आपको अदलिया की तारीफ करनी पड़ेगी कि अदलिया में माशाल्लाह, जब मैं भी गिरफ्तार हुआ था तो मुझे पता है कितना प्रेशर होता है और कितनी सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको अदलिया से ही इंसाफ मिलता है। बाद औक़ात देर से मिलता है, बाद औक़ात जल्दी मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान की अदलिया में अभी बड़ी गुंजाइश बाकी है कि वो पाकिस्तान के शहरियों को इंसाफ दे। इसीलिए हम बहुत नीचे हमारी रेट करती है अदलिया पाकिस्तान में। लेकिन सर, इमरान खान साहब के ऊपर जो आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से बार बार खबरें आती हैं, और ये एक बड़ी ख्वाहिश है, और इमरान खान साहब को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है। गालिबन ये मामला आपको भी पता हो कि 2 चीजें की जाएंगी जिनका नवाज शरीफ साहब से बहुत ताकतवर लोगों ने वादा किया है कि एक तो इमरान खान को नाअहल करेंगे, दूसरा गिरफ्तार भी करके देंगे। तो इमरान खान की गिरफ्तारी के इम्कानात क्या हैं और रद्द-ए-अमल किस नौयत का होगा, और क्या फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में जो पूरे पाकिस्तान में हुआ उसके बाद क्या इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे? हो सकता है। देखें, ये इसमें तो कोई शक नहीं है, पहले भी मैं बोलता रहा हूँ कि शदीद ख्वाहिश है कि इमरान खान को जो है वो नाअहल करार दिया जाए और गिरफ्तार किया जाए। उनके लिए बदकिस्मती से
कानून में अभी तक उनको नजर कुछ नहीं आया। बड़े बड़े उन्होंने ट्रायल बलून छोड़े हैं, कभी तोशा खाना होता है तो कभी लीक्ड ऑडियो होती है तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन आज तक इस वक्त तक हमारे सामने कोई ऐसी चीज नहीं आई है जिसपे उनको या नाअहल किया जा सके या गिरफ्तार किया जा सके। मैं इसमें भी शदीद तौर पे इख्तलाफ करता हूं। वो लोग कभी कभी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जी वो टेक्निकल नॉकआउट करेंगे। ओ भाई, टेक्निकल के लिए भी कोई कानून के अंदर कोई गलती दिखानी होती है, कोई चीज नहीं है इस वक्त इमरान। अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, नाअहल करने की कोशिश की जाती है, सिवाय कानून तोड़ के, आइन तोड़ के काम करने का और कोई रास्ता नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक बात की कि अदलिया के ऊपर बेतहाशा दबाव भी आता है, लेकिन हमारी अदलिया का जो इस वक्त इम्तहान आ रहा है, ये शायद बहुत इतना बड़ा अदलिया के सामने इम्तहान आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, जो कल बयान आया है कि जी वो तो ठीक है, आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि 90 दिन के बाद इलेक्शन, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने, लेकिन ये तो नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन अगर 90 दिन में ना कराएं तो क्या होगा। मतलब अब तो ऐलान बगावत आइन के साथ बिल्कुल बरमला की जा रही है। तो अदलिया का बहुत बड़ा इम्तहान है। इमरान खान की नाअहली के केसेस जो वो सुन रहे हैं, उसके अंदर भी जो गिरफ्तारी की, अगर कोई गैर कानूनी गिरफ्तारी की कोशिश की जाती है उसके अंदर भी, और जो इलेक्शन है खास तौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शन है, ये तीन बहुत बड़े जो इम्तहानात जो हैं अदलिया के सामने आने वाले हैं। हम बात करते हैं इकोनॉमी पे। असद उमर साहब, वहां पे जाने से पहले मुझे ये बताएं कि आपको ऐसा लगता था या इमरान खान साहब को भी लगता था कि कुछ ऐसे हालात पैदा करने से पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात होंगे? अब अगर एक साथ इंतखाबात होंगे तो कम से कम जो 2 सूबाई असम्बलियां आपने तहलील की हैं उनके इंतखाबात अपने वक्त पर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि किसी का मूड ही नहीं लगता। इलेक्शन कमीशन ने जो कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए 16 मार्च की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। क्या अब भी आपको लगता है कि एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे? 10-12 दिन तो गुजर गए हैं, या अब पाकिस्तान 2 मरतबा जनरल इलेक्शन में जाएगा? देखिए, एक तो जहां तक इलेक्शन होने की मुमकिनात की बात कर लेते ना, इलेक्शन का शेड्यूल जो है जी वो तकरीबन 6 हफ्ते का शेड्यूल होता है। तो फैसला तो अगर आज भी कर लिया जाए, अगले हफ्ते भी कर लिया जाए कि हमने जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है, तो इसी टाइम फ्रेम के अंदर जिसके अंदर सूबाई इलेक्शन होने, उसी टाइम फ्रेम के अंदर जनरल इलेक्शन भी हो सकता है। ये बिल्कुल मुमकिन है। और अगर आप माजी के अंदर भी देखें, जिस वक्त हमारे जनरल इलेक्शन के अंदर गए हैं, तो वो टोटल गैप जो है तहलील होने में और इलेक्शन होने के अंदर कभी 60 दिन का, कभी 70 दिन का है। तो एक तो ये प्रैक्टिकली जो है वो मुमकिन है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ना होने वाली चीज़ हो। ख्वाहिश तो उनकी ये है कि ना जनरल इलेक्शन हो, ख्वाहिश तो उनकी ये है ना सूबाई इलेक्शन हो, कोई इलेक्शन ही ना हो, किसी भी तरीके से अवाम के सामने जाना पड़े, किसी भी तरीके से इमरान खान का सियासी मुकाबला ना करना पड़े। उनको इमरान खान से सियासी मुकाबला करना इस वक्त अपनी सियासी मौत नजर आती है। तो वो तो हर कोशिश कर रहे हैं उससे भागने के लिए। सबसे पहला कदम इस वक्त जो हमारे पास है, वो आज हमारी पिटीशन दायर कर दी गई है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। इंशाल्लाह ताला वो मंडे को लगी। सबसे पहला फैसला तो आना है हाई कोर्ट की तरफ से कि आइन को किसी तरीके से भी, किसी तौर पे आइन को मजरू करने की इजाजत मुझे यकीन है कि कोर्ट नहीं देगा। जब वो फोर्स हो जाएगा कि अब इनको कराना ही पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता ना इमरान खान साहब ये मरहलावार यहाँ पे आए हैं। पहले ये कहते थे कि ये कभी तहलील करेंगे नहीं। जिस वक्त इमरान खान ने अनाउंस कर दिया, उन्होंने कहा अच्छा नहीं, अब ये कर नहीं सकेगा, ये तो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, एतमाद का वोट मिल गया। फिर उन्होंने कहा ये परवेज इलाही नहीं तहलील करेगा, परवेज इलाही ने तहलील कर दी। अब ये कह रहे हैं हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो वो भी इंशाल्लाह ताला होंगे इलेक्शन और अदलिया फोर्स करेगी। जब वहां पर पहुंच जाएंगे ना, फिर पता चलेगा असल टेस्ट के क्या वाकई में ये 2 मुख्तलिफ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या एक इलेक्शन। सियासी तौर पर मैं आपको बता दूं, मुल्क की तबाही है। हर रोज जो आगे जा रहा है, आगे मईशत की थोड़ी बात करेंगे तो उसमें तफसील में चले जाएंगे, हर रोज जो आगे जा रहा है मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है जनरल इलेक्शन ना होने की वजह से। लेकिन सियासी तौर पे सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ का अगर आप मुझे पूछे तो मुझे तो सूट करता है पहले प्रोविंस के अंदर इलेक्शन हो जाए। किसी को शक नहीं है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हमने जीतना है इंशाल्लाह ताला। सूबाई इलेक्शन, सूबाई हुकूमतें हमारी बैठी होंगी, उस वक्त हो रहा होगा इलेक्शन एमएनएस का ऊपर। ये तो अपने एमएनएस के हाथ बांध देंगे अपनी पीठ के पीछे मुकाबले के लिए। एक तो सर इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ था उसमें 4 लोगों के साथ एक आसिफ अली जरदारी भी उन्होंने अब शामिल किया है। क्या इस बारे में आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन मिली है? मालूमात की बिना पर आप ये कह रहे हैं कि या ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है?
और दूसरा इमरान खान साहब ने कहा कि तीसरे प्लान के पीछे आसिफ अली जरदारी है। और साथ ही उन्होंने ये कहा, इमरान खान साहब ने, मिशन आई है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। जी असद उमर साहब। जी, दोनों बातें दुरुस्त हैं। इमरान खान साहब के पास इंफॉर्मेशन आई है, उनको इंफॉर्मेशन मुहैया की गई है, अंदर से लोगों ने की है, और उसके अंदर यही बताया गया है कि एक नया कातिलाना हमला करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, जरदारी साहब की उसके अंदर शिरकत कही जा रही है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को ये मालूमात पिछले कोई 48 घंटे पहले जो है वो मुहैया की गई है, ये दुरुस्त है। और सिक्योरिटी वापस करने का भी बिल्कुल ठीक है, सिक्योरिटी जो है वो वापस ली जा रही है, उसको कम किया जाए। जी, अभी सिक्योरिटी हटा ली गई है। क्या क्या पूछ रहे थे? सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पे नहीं हटाई गई है, वो किस्त वार कम की जा रही है, किस्त वार कम की जा रही है। बनीगाला से तो उन्होंने वापस बुला लिए थे, यहाँ पे भी ज़मान पार्क में कम कर दी गई है, और अभी मज़ीद दबाव है कि और कम करने के लिए दबाव है। और मेरे ख्याल में वहाँ पे इरादा यही नज़र आता है कि उसको मुकम्मल तौर पे हटा दिया जाए। जो क्लोज प्रोटेक्शन यूनिट होता है साबका वज़ीर आज़म के पास, उनको तो विड्रॉ कर लिया गया है। पंजाब पुलिस की भी नफरी में कमी की गई है, और इसी तरीके से दूसरे सूबों वाले जो हैं उनको भी हिदायत आ रही है कि उनकी पुलिस भी पुल आउट की जाए। तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आपकी हुकूमत है, तो वहां से जो सिक्योरिटी मौजूद है और बाकी सिक्योरिटी आप लोग अरेंज करेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर इमरान खान, पाकिस्तान में अगर किसी की जान को, लीडर की सबसे ज्यादा खतरा है, जिस पर गोलियां चल भी चुकी हैं, तो वो इमरान खान है। और आपको ये पता है कि एस्टेब्लिशमेंट से भी उनकी एक मुखालफत चल रही है। तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास सिक्योरिटी प्लान फिर क्या है? हमारी आज शाम को मीटिंग हुई इसी चीज़ के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर। उनके जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो भी थे उस मीटिंग के अंदर, शिबली फराज साहब जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो भी उसके अंदर थे, मैं भी था, एक दो और लोग भी थे। तो बड़ा तफसील से हमने जायज़ा लिया है उसका। और एक तो वो जो है वो ज़ुबानी ऑर्डर्स के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी हटाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके ऊपर हम जो फोर्स कर रहे हैं कि ज़रा लिख के देना, ताकि रिकॉर्ड के ऊपर तो आए कि एक साबका वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी का लीडर, जिसके ऊपर जान के ख़तरा होने का कोई शक ही नहीं मौजूद है, उसकी सिक्योरिटी हटाई जा रही है, यानी उसकी जान को ख़तरे में डाला जा रहा है। यानी पाकिस्तान के अंदर इंतशार के ख़तरे को जानबूझ कर लिया जा रहा है। तो रिकॉर्ड पे तो हम चाहते हैं कि वो कम से कम आए ना, वो हम कोशिश करें। उसके अलावा दूसरे ज़राए से किस तरीके से हमने उनकी सिक्योरिटी को बीफअप करना है, उसके ऊपर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जो इमरान खान की पोजीशन है पाकिस्तान के अंदर, जो उनका सियासी मुकाम है, मेरे ख्याल में ये रियासत की जिम्मेदारी है कि पूरी की पूरी सिक्योरिटी ऐसी मुहैया की जाए जिसमें उनकी जान को कोई ना खतरा हो। क्योंकि इमरान खान को खुदा न खास्ता कुछ होता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक ख़तरा है। ये सिर्फ इमरान खान की जान की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी असद उमर साहब, अब आप फरमाइए, इकोनॉमी जो आपका सब्जेक्ट है, ये हम कहां पहुंच गए आज? यानी डॉलर 262 रुपए आखिरी इतला तक पहुंच गया था और 270 तक पहुंच गया ओपन मार्केट में, और मिल 280 का भी नहीं रहा। ये क्या हो गया 2 दिनों में हमारे साथ? या ये हमारे साथ हो रहा था, हमें पता नहीं चल रहा था? ये हो दो दिन में नहीं रहा था जी, ये हो रहा था आपके साथ चंद महीनों के अंदर, जिसके ऊपर पर्दा डाला हुआ था और आखिरकार में उस पर्दे को हटना ही था। लेकिन वो जो एक बड़क मारी गई थी और एक अना की बुनियाद के ऊपर कि मैं जो हूँ वो सुपरमैन हूँ और मैं रुपया जो हूँ वो 200 से नीचे ले आऊँगा, उस अना परस्ती ने पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो महंगाई का पहाड़ नाजिल किया है, जो बेरोज़गारी फैली है, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई इस अनापरस्त पॉलिसी की वजह से, हज़ारों कारोबार बंद हो गए हैं। और जिस तरीके से हमें यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया गया है, एक तरफ तो पाकिस्तान की तारीख की इसी हुकूमत के अपने आदाद शुमार के मुताबिक तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई हम देख रहे हैं,
तेजी से फैलती हुई बेरोजगारी हम देख रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम सतह पे हम पहुंच गए हैं। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं सिर्फ 3 हफ्ते के रह गए हैं। पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह ये है। ये अवाम के ऊपर तो पहाड़ बन के टूटा ही है, और अभी जो आज फैसले हो रहे हैं, ये जो गिरी है कीमत, इसके अलावा भी टैक्स लगने हैं, बिजली की कीमत 25% बढ़नी है और 74% गैस की कीमत बढ़नी है। तो सोचें आगे महंगाई का तूफान क्या आने वाला है अवाम के ऊपर। ये तो हुआ ही हुआ, ये जो जुल्म किया गया है वो तो हुआ ही है। साथ जितने हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर गिर गए, जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम सतह पे हैं, पाकिस्तान की मैं मानता हूं कौमी सलामती को खतरा पैदा हो गया है। अब जो आप लोगों के सामने जा रहे हैं और आप उनसे बोल रहे हैं कि खुदा का वास्ता कुछ मदद करो, और इतनी खतरनाक हालात आपने पैदा करने दिए हैं, तो अल्लाह जानता है कि आगे से क्या मुतालबे आने वाले हैं और किस किस चीज़ों के बारे में मुतालबे आने वाले हैं। श्रीलंका में आपने देख लिया है उन्होंने किस किस्म के मुतालबे किए हैं। तो सिर्फ मईशत नहीं है, पाकिस्तान की कौमी सलामती को खतरा पैदा कर दिया है। श्रीलंका तो पढ़ा लिखा मुल्क है, वहां की तो आबादी भी कम है और शऊर भी बहुत है, लोग पढ़े लिखे हैं। पाकिस्तान में तो पता नहीं किस तरह का रद्द-ए-अमल आएगा, खुदा ना खास्ता जो सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है। असद उमर साहब, पेट्रोलियम का बहरान सामने खड़ा है, 3.67 अरब के आपके टोटल ज़खायर रह गए। अगर ज़खायर आपके पास ज़्यादा हों तो आप मैनेज कर सकते हैं। अब ज़खायर भी नहीं है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और आप टेक्निकली तकरीबन डिफ़ॉल्ट भी हो चुके हैं। अब इसमें वे आउट क्या है असद उमर साहब? अब कैसे निकलेंगे? इसहाक डार साहब ने तो आज हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा अल्लाह पाकिस्तान की मईशत को बचाएगा, ये मुल्क अल्लाह ने बनाया था तो अल्लाह ही अब इसको बचाएगा और चलाएगा। इस किस्म की बात, वैसे तो ये बात तो ठीक है, लेकिन इसहाक डार साहब यानी ये एक तरह से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और ये हाथ उन्होंने खड़े करने थे। ये जो लोग भी मईशत जानते हैं वो सब आपको ये पहले दिन से बता रहे थे जिस वक्त ये आए पाकिस्तान, और इन्होंने आके जो पहले से ही ख़राब पॉलिसियाँ चल रही थी उसको, जो सत्यानाश था उसको सवा सत्यानाश इन्होंने कर दिया अपनी जैसे मैंने कहा अपनी अनापरस्ती के लिए। इधर तो उन्होंने लेकर आना था, लेकिन डार साहब को ये बोले तो हर मुसलमान का यकीन है कि आखिरकार अल्लाह ताला कादिर मुतलक है और किसी भी परेशानी से इंसान को अल्लाह ताला निकाल सकता है, कौमों को परेशानी से निकाल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ साथ हमारा आइन ये भी कहता है कि हाकमियत अल्लाह की है, लेकिन ज़मीन के ऊपर उनकी हाकमियत की जो नुमाइंदगी करनी है वो इस मुल्क के अवाम ने करनी है। और यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक आप पाकिस्तान के अवाम को नहीं फैसला करने देंगे, जो आप जी जी ये तो आलमुल असबाब है। दुनिया जो है वो तो आलमुल असबाब है। आप करेंगे तो ठीक होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल सही है। अब आप जरा सा समझें कि क्यों हम बार बार कहते हैं कि फ्रेश मैंडेट, एक नए इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है, और बहुत सारे मईशत के जो माहिरीन है वो यही बात कह रहे हैं। ये कोई माशी हालात नहीं पैदा हुए थे। उमूमी तौर पे इस किस्म का जो होता है, जिस तरह पाकिस्तान के जो पहले कम तरीन आज तक ज़खायर हुए हैं, वो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, आलमी सैंक्शंस लग गए पाकिस्तान के ऊपर, इसलिए डॉलर मुल्क के अंदर ख़त्म हो गए। यहाँ पर कोई आलमी बहरान नहीं आया, कोई जल्जला नहीं आया, कुछ सैलाब आए बाद में, लेकिन वो छोटे सैलाब थे, निस्बतन इतने बड़े सैलाब नहीं थे। जो ये तबाही है ये सियासी इंतशार से आई है। जब तक आप सियासी इंतशार को ख़त्म नहीं करेंगे, अब आप मुल्क के बाहर बैठे में, आप IMF हैं, आपने डील करना है, आप कमर्शियल बैंक है, आपने डील करना है, आपको ये नहीं पता कि मेरे सामने जो कुर्सी पे बैठा हुआ है ये वजीर ख़जाना जो मुझसे बात कर रहा है, इसकी हुकूमत 6 हफ्ते बचेगी या 6 महीने चलेगी। 6 महीने में तो उसने चले जाना है, ये उसको पता है। और उसको ये पता है कि जो फैसले करने की ज़रूरत है वो सारे फैसले ऐसे हैं जो कम से कम 3 साल तक पॉलिसी चलेगी तो फिर उनका कोई असर आएगा। वो क्या फैसला होगा, वो कैसे बात करेगा, इनको समझ में नहीं आ रही है कि जब तक हम ये बुनियादी नुक्ता नहीं समझेंगे आप हल की तरफ नहीं जाते। और जो हम कहते रहे, इमरान खान साहब ने आपको पता है कौम को बताया कि जिस वक्त ये रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ, अदम एतमाद की तहरीक आई, उस वक्त किस तरीके से उन्होंने बॉन्ड करने की कोशिश की थी कि बहुत बड़ा माशी बहरान पैदा होगा उससे। वो माशी बहरान पैदा हुआ और अब तो उस लेवल पे पहुंच गया है जहां से कोई निकालना कोई एक आम इंसान के बस की बात खत्म होती चली जा रही है, जितनी इन्होंने खाई में गिरा दिया है। कभी कभी तो इंसान सोचता है कि यार ये जानबूझ के तो नहीं कर रहे, ये कोई कौम से बदला तो नहीं लिया जा रहा, क्योंकि तो बिल्कुल माऊफ ज़हन है जिस तरीके की ये फैसला साजी हो रही है, या
वो सारे सुबह से लेकर रात तक इसी में लगे हुए कि इमरान खान की ऑडियो लीक हम क्या करें, इमरान खान की गिरफ्तारी हम कैसे करें, इमरान खान के कत्ल का मंसूबा कैसे बनाएं, इलेक्शन से कैसे भागें। सारा वक्त हुकूमत बैठ के ये देख रही है। इधर अवाम की कचूमर निकल के चला गया, दुगनी से ज्यादा मुर्गी की कीमत हो गई, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत आसमान से बाहर हो गई, उनके लिए दालें खरीदना अजाब हो गया, खुर्दनी तेल जो है वो उसकी कीमतें जो है वो आसमान पे पहुंच गई हैं, कारोबार बंद होते चले जा रहे हैं। और यहां पे सुबह से शाम तक क्या हो रहा है जी, ओ हो जी वो इमरान खान जो है ना उनके खिलाफ हमने तोशा खाना का केस करना है, ओ हो इमरान खान ने घड़ी भेज दी। ये मुजरिम नहीं है, मैं तो इनके अल्फाज मेरे पास कम है इनको कि क्या बोलूं मैं इनको। वैसे आपस की बात है, उसको मुंशी पहने पे पकड़ लिया था, मैं तो मुजरिम ही बोल दिया। अच्छा, नहीं मुझे सर अब ये बताएं कि पाकिस्तान का मीडिया का रवैया आपको कैसा लगता है? यानी जब आपके दौरे हुकूमत में माशी आदादोशुमार और जो इशारिये थे और आलमी रेटिंग एजेंसीज जो रिपोर्ट्स दे रही थी, उस दौर में पाकिस्तान के मीडिया ने आपके साथ क्या किया? और आज उसी मीडिया को आप देखते हैं तो असद उमर साहब एक्चुअली खराबी कहाँ है, ये क्या है? देखिए, मैं सिर्फ दो चीज़ों का आपको मुवाजना देता हूं कि तीन चीज़ें चले मैं बता देता हूँ। अफरात ज़र जो है ये इमरान खान की हुकूमत के पहले, मैं 6 महीने की बात कर रहा हूँ, उस पहले 6 महीने के अंदर अफरात ज़र जो था हमारा ज़रूरी अशिया का वो कोई 5-6-7% के करीब चल रहा था। आज वो 30% से ऊपर है, 32% है, और अब जो फैसले हुए इसने 40-50 के करीब जाना है। वो 6% के ऊपर आप शोर देखें और यहाँ पे 32% के ऊपर खामोशी देखें। इमरान खान की हुकूमत के पहले साल के अंदर 23 लाख रोजगार का इजाफा हुआ, यहाँ लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और आप खामोशी देखें मीडिया की। आलमी मंडी से देख लेते हैं, चलो पाकिस्तानी वो नहीं देखते। जैसे वो खान साहब जो है पहले भी कौम को बता चुके हैं कि हमारे बैरूनी कर्जे जो होते हैं उनको आप समझ लें कि उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी आपने लेनी हो तो उसकी कीमत कितनी अदा करनी पड़ती है। उस वक्त वो 3.5% थी, इमरान खान की मैं पहले 6-7 महीने की बात कर रहा हूँ, 3.5% के ऊपर थी वो इंश्योरेंस की कीमत, और आज वो 70-80% हुई हुई है। जिस लिहाज से देखें तबाही जो है मईशत की वो 10-10 गुना ज्यादा हुई हुई है, और शोर जो है वो उस वक्त 100 गुना ज्यादा था। आज जो है वो टीवी के ऊपर सिर्फ ये सुन ले कि इमरान खान में क्या खराबी है, सुबह से लेकर शाम तक हमें यही सुनने को मिलता है। निकलेंगे असद उमर साहब हम, और फिर इसमें से अब निकलना कैसे है? देखें, फंस तो गए हैं, यू आर गवर्नमेंट इन वेटिंग। अगर आपको इलेक्शन मिल जाते हैं तो फिर आप हुकूमत में आ सकते हैं, इसके बाद सबको पता है। तो इसमें से अब पाकिस्तान को आप कैसे निकालेंगे? लोग अगर आपको वोट डालते हैं और आपको हुकूमत मिलती है तो कितना बोझ अब पाकिस्तानियों को उठाना पड़ेगा? इन 9-10 महीने की कीमत क्या है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। असद उमर साहब, अब जहां फंस गए हैं और जहां पहुंच गए हैं, यहां से आगे का रास्ता क्या है? यानी लोग तो अब अपने आप को, घबराहट शुरू हो गई है लोगों को, लोग परेशान है कि हम कहां फंस गए हैं। और अगर आपको हुकूमत मिलती है जिसके इम्कानात भी हैं, तो अब कितना बोझ और कब तक ये बोझ उठाना पड़ेगा? ये जो पाकिस्तान के साथ करतूत किया गया है गुज़िश्ता 10 माह में, इसका देखिए, सबसे पहला तो इसका जो इब्तदा होगी वो इब्तदा होगी एक नए इलेक्शन से, एक फ्रेश मैंडेट से। उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों वो ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, पाकिस्तान को जितनी गहरी खाई में गिरा दिया गया है ना, तो जब तक आप हमारे जो कर्जे हैं उनकी आप रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर नहीं जाएंगे तो आप जो है किसी सूरत में आप इस दलदल से आप नहीं निकल सकते। वो करने के लिए जो भी आलमी माली जो इदारे हैं वो आपसे मांगेंगे इस्लाहात, और बड़ी बुनियादी इस्लाहात और दूर रस इस्लाहात। इसीलिए ये लंबा मैंडेट जो है वो 5 साल का मैंडेट ज़रूरी है। वो इस्लाहात इमरान खान करने को तैयार हैं, कौम को उनके ऊपर एतमाद भी है, और उसके ऊपर उन्होंने अपनी माहिरीन की टीम भी बनाई हुई है जिसके ऊपर वो मुकम्मल काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपको काम चाहिए, इसको करने के लिए यही 2 चीज़ें जो है आपको रिक्वायर्ड होंगी, यानी एक ऐसी हुकूमत हो जिसको ऊपर अवाम को एतमाद हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये आसान रास्ता नहीं होगा वापस, कम से कम 2 से 3 साल आप मुश्किल रास्ते से बाहर निकलेंगे। और वो भी मैं अभी की बात कर रहा हूं
ये अगर इसको मजीद सीटते चले गए इस निज़ाम को, तो अल्लाह जानता है फिर क्या सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन अभी भी जहां हम पहुंच गए, यहाँ पे 2 से 3 साल का एक मुश्किल रास्ता है जिसके अंदर गुजरेंगे, लेकिन कम से कम लोगों को रोशनी आगे नजर आनी शुरू हो जाएगी, एक रास्ता नजर आना शुरू हो जाएगा। ये इंतहाई मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। और मुझे यकीन है इमरान खान जब बैठ के बताएंगे, अपने फैसले भी बताएंगे, कौम को उनके ऊपर एतमाद भी है। आप जरा देख लें, मैं तो उससे कोविड से मुवाजना करता हूं, कितने मुश्किल फैसले थे, कारोबार लोगों के बंद किए जा रहे थे, लोगों के ऊपर बंदिशें लगाई जा रही थी। और खान साहब ने जब मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि ऐसा तुमने ये जिम्मेदारी करनी है। मैंने उनसे एक चीज मांगी थी कि आपने बराह रास्त पाकिस्तान की आवाम से बात करनी है, बिकॉज आप हैं कौम के लीडर और कौम आपसे सुनना चाहती है और आपकी बात पे एतमाद है। इंशाअल्लाह ताला अभी भी इस मुश्किल के अंदर भी इमरान खान, क्योंकि वो सच बोलता है, क्योंकि वो अवाम की बेहतरी के लिए काम करता है, अवाम को एतमाद होगा। और खुद ब खुद सबसे पहला काम तो है एतमाद वापस आएगा, तो उसके बाद बेहतरी शुरू होगी। नहीं, हमारे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहुत कट लगाना पड़ेगा, हमारे लोगों को ज्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे, महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्या आप इस इलेक्शन कैंपेन में लोगों को ज़हनी तौर पे इन चीज़ों के लिए तैयार करेंगे, या फिर जैसे रवायती पॉलिटिकल पार्टी हमेशा से झूठ बोलकर कैंपेन करती हैं वही करना पड़ेगा? नहीं, ये तो जैसे आपने कहा कि उसकी खदोखाल जो है जाएंगी और उसको बाकायदा पूरी तफसील भी सामने रख दी जाएगी। थोड़ी जो है वो कुछ इनोवेशन जिसको कहते हैं, या कोई अपने इन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है वो भी करनी पड़ती है। आपने तरक्याती मंसूबों की एक मिसाल दी, मैं सिर्फ उसकी मिसाल दे रहा हूँ कि बहुत अरसे से कोशिश की जा रही, 15 साल से वो इदारा बना हुआ था कि किसी तरीके से बजट का पैसा इस्तेमाल किए बगैर हम तरक्याती काम कर सके। उसके लिए वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो थी, सिर्फ 1.5 साल के अंदर इमरान, मुझे बड़ी खुशी है उसके अंदर हमने जो काम किया, 500 अरब रुपए के मंसूबे जो हैं हमने उसके ज़रिए काम मुकम्मल किया। मंसूबे जो हैं उनके ऊपर काम मुकम्मल हुआ और उनमें से कई मंसूबे जो हैं उसके ऊपर फिजिकल काम हो रहा है। तो इनोवेशन भी करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद मुश्किल फैसले भी करने पड़ेंगे। और लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप महंगाई को मुश्किल फैसला बोल दें। लोगों के ऊपर सिर्फ महंगाई का बोझ बढ़ा देना मुश्किल फैसला नहीं होता, ये तो आसान फैसला है। मुश्किल फैसले जो होते हैं वो अपनी चादर देख के पैर फैलाना, उसके लिए बड़े बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। और जैसे मैंने कहा, इमरान खान में मुझे ये इत्मीनान है कि वो ऐसा लीडर है, वो बड़ा फैसला भी करता है, वो सच्चाई और दयानत से बात भी करता है, लोगों को उसकी बात का यकीन भी आता है। असद उमर साहब, अब सिचुएशन ये है कि महंगाई तो लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी और ये चीज़ें आपको आगे लोगों को बतानी भी पड़ेंगी, लेकिन इसमें से आप कह रहे हैं कि 2 से 3 साल अभी लोगों को निकलने में लग जाएंगे। हम पिछले चंद महीनों से इस पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर सकता है इन माशी पॉलिसियों की वजह से। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो क्या कह रही है? यानी जहां ज़रे मुबादला के ज़खायर हैं, जो पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन है, जिस तरह कंटेनर्स की भरमार खड़ी हुई है पोर्ट के ऊपर, और जिस तरह आपकी अदायगियां रुकी हुई हैं हर तरफ की, इसके बाद और जो पॉलिटिकल एक पाकिस्तान के अंदर एनवायरनमेंट बना हुआ है, तो अब आप डिफॉल्ट के कितना करीब हैं? देखिए इमरान, पहली बात तो यह है कि बैरूनी अदायगियाँ जो करनी होती हैं उसमें कर्ज़ की अदायगी और कर्ज़ के ऊपर जो सूद है उसकी अदायगी एक हिस्सा है, और उसके ऊपर पाकिस्तान ने अपनी तारीख में डिफ़ॉल्ट नहीं किया और अभी आज तक उस पर डिफ़ॉल्ट नहीं किया। लेकिन सिवाय उस अरसे के जिस वक्त इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी थी, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा है कि बाकी तमाम बैरूनी अदायगियों के ऊपर मुस्तकिल तौर पर डिफ़ॉल्ट, रोज़ाना की बुनियाद पर डिफ़ॉल्ट हो रहा है। वो जो आप कंटेनर्स की बात कर रहे हैं, इस वक्त ये सूरत हाल है, आलमी एयरलाइंस ने धमकी दे दी है, उनके को $250 मिलियन से ज़्यादा फंस गए कि फ़्लाइटें पाकिस्तान में बंद कर देंगे। जो शिपिंग लाइन्स हैं जिसके ज़रिए आपकी सारी बरामदात जो हैं वो जाती हैं, दरामदात आती हैं, वो अब धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान शिपें भेजना बंद कर देंगे कि उनकी पेमेंट्स नहीं हो रही। जो आपके साथ इंटरनेट की और डिजिटल कंपनीज काम करती हैं वो कह रही हैं कि पाकिस्तान के साथ वो राब्ता ख़त्म करने वाले हैं। तो ये नतीजा किस बात का हो रहा है? ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो बैरूनी अदायगी पे डिफ़ॉल्ट हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। हज़ारों कारोबार जो हैं इससे मुतासर हो गए, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। तो ये तो हम यहाँ पे पहुँच गए। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि इस वक्त जहाँ पे ये आ गए हैं, एक IMF का प्रोग्राम, जिस तरीके का नॉर्मल एक IMF प्रोग्राम आता है, उससे भी, उसके बावजूद भी खुदा न खास्ता शायद हम डिफ़ॉल्ट से नहीं बच सकेंगे। बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है,
डेट की, कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। और वो कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग, जैसे मैंने कहा, जब तक आप बुनियादी इस्लाहात, दूररस इस्लाहात नहीं करेंगे तो आपको मुमकिन नहीं होगा। कब ये क्या डिफॉल्ट होगा या नहीं होगा, आप मुझे इस बात का जवाब दे दें कि पाकिस्तान के आइन पर अमल होगा या नहीं होगा, तो मैं इसका जवाब दे सकता हूं। क्योंकि इस वक्त मुझे जो सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है, पाकिस्तान का आइन मुझे खतरे में नजर आ रहा है। जिस किस्म की ये फैसले कर रहे हैं, इलेक्शन की डेट नहीं दी जा रही है, खुल्लम खुल्ला आइन के साथ बगावत की जा रही है, सबसे बड़ा और फौरी खतरा तो वो नजर आ रहा है। और अगर उस रास्ते में चलते रहे तो 100% हम डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। असद उमर साहब, इज इट पॉसिबल कि IMF या आलमी इदारे पाकिस्तान में ये भी एक शर्त रखें कि आप इंतखाबात ना करवाएं और आप कोई टेक्नोक्रेट या कोई और ऐसा सेटअप या कुछ ऐसा आप पाकिस्तान में बनाएं, यानी वो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में देखें, जो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाले होते हैं या खुदा न खास्ता जो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो फिर दुनिया अपनी शराइत मनवाती है। तो क्या वो चाहेंगे कि पाकिस्तान में इंतखाबात हों और पाकिस्तान में एक नई पॉलिटिकल एक्टिविटी चले, एक नई गवर्नमेंट आए, या फिर वो ये चाहेंगे कि एक ऐसा सेटअप बना कर दिया जाए पाकिस्तान में? लेकिन सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट चलाती है, सियासतदान तो बेचारे यहाँ पे एक थोड़ा बहुत ही काम करते हैं, एक्चुअली तो एस्टेब्लिशमेंट ही है जो इसको लिया उसको लिया। लेकिन आपके ख्याल में ये एक वजह बनाई जा सकती है कि अब इलेक्शन हो ही नहीं सकते, हालात ऐसे हैं? मेरे ख्याल में जी आलमी इदारे जो हैं इसके बिल्कुल बरक्स मुतालबा करेंगे, क्योंकि उनको भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो माशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता। उनको ये भी पता है कि जो फ़ैसले करने की ज़रूरत है, जब तक अवाम के अंदर जड़ें नहीं होंगी जिन्होंने वो फ़ैसले करने हैं, ताकि अवाम उन फ़ैसलों को कबूल करे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और कुछ हमें भी खबरें मिलती रहती हैं, इस वक्त शायद अंदरूनी कोई बातचीत वहाँ पर ऑलरेडी चल भी रही है और इन ख़तरात की निशानदेही भी की जा रही है। तो एक केयर टेकर सेटअप जिसकी कोई आइन में गुंजाइश नहीं है, जिसका कुछ नहीं पता कि वो 3 महीने चलेगा या वो 6 महीने चलेगा, मेरे ख्याल में अदम इस्तेहकाम और मज़ीद इससे बढ़ेगा, ख़तरा और बढ़ेगा। आपने जहाँ पे आइनी और जमहूरी रास्ते से हटना शुरू किया था आज से 10 माह पहले, उसकी वजह से ये तबाही आई है। इसका इलाज और मजीद आइन और जमहूरी रास्ते से हटना नहीं है, इसका वापस उस जमहूरी और आइनी रास्ते के ऊपर वापस आना इलाज है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच असद उमर साहब, आप हमारे साथ बात कर रहे थे और उम्मीद करते हैं फवाद चौधरी साहब भी जो है वो जमानत पे बाहर आएंगे, फिर उनके साथ भी एक हम प्रोग्राम करेंगे। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। से भी देखेंगे पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।